इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। टॉल प्लांट में वाटर टॉप पर कैसे पहुंचता है? सबस्टेंस का मूवमेंट एक सेल से दूसरी सेल में क्यों होता है? क्या सबस्टेंस समान प्रकार से एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं? क्या इन सबस्टेंस को मूव करने के लिए मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है? प्लांट को एनिमल की अपेक्षा कहीं अधिक दूरी तक मॉलिक्यूल को ले जाने की आवश्यकता होती है, जबकि उनमें किसी प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। रूट द्वारा एब्जॉर्ब किया गया वाटर स्टेम की टिप तक प्लांट के सभी पार्ट्स में पहुंचता है। फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप लीफ द्वारा बना भोजन भी सॉइल के अंदर रूट टिप सहित प्लांट के सभी भागों तक पहुंचता है। सेल के अंदर मेम्ब्रेन के अक्रॉस तथा टिश्यू के अंदर एक सेल से दूसरी सेल तक के मूवमेंट को शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट कहते हैं। प्लांट में होने वाली इस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले सेल के स्ट्रक्चर तथा प्लांट बॉडी की एनाटॉमी के बारे में बेसिक जानकारी भी प्राप्त करनी होगी। जब हम सबस्टेंस के मूवमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह डिफाइन करना आवश्यक होता है कि हम किस टाइप के मूवमेंट तथा किस सबस्टेंस की चर्चा कर रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट में वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट तथा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। स्मॉल डिस्टेंस तक सबस्टेंस का मूवमेंट डिफ्यूजन तथा एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा सप्लीमेंटेड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की सहायता से हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वेस्कुलर सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम के द्वारा होता है। इसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट पहलू जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन है। रूटेड प्लांट में वाटर तथा मिनरल का जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल अर्थात रूट से स्टेम तक होता है। ऑर्गेनिक तथा मिनरल न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल होता है। फोटोसिंथेटिक लीफ द्वारा बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टोरेज ऑर्गन सहित प्लांट के सभी पार्ट तक पहुंचाया जाता है। स्टोरेज ऑर्गन से बाद में इन्हें री एक्सपोर्ट किया जाता है। रूट के द्वारा मिनरल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके उसे स्टेम, लीव्स तथा ग्रोइंग रीजन तक अपवार्ड ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जब किसी प्लांट का कोई भाग सेनेसेंस ओल्ड हो जाता है तो उस रीजन के न्यूट्रिएंट को वहाँ से विड्रॉ करके ग्रोइंग पार्ट की ओर भेज दिया जाता है। स्मॉल अमाउंट में हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तथा अदर केमिकल स्टिमुलाई भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। कभी कभी ये जहाँ सिंथेसाइज्ड होते हैं वहाँ से दूसरे पार्ट तक स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड या यूनिडायरेक्शनल मैनर में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। फ्लोरिंग प्लांट में कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक प्रॉपर्ली वेरी ऑर्डरली का मूवमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। प्रत्येक ऑर्गन कुछ सबस्टेंस को प्राप्त करता है तथा कुछ दूसरों को देता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 11.1 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, जिसमें हम डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, पैसिव सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस को बारे में सिंपल सरल आसान भाषा में सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हेडिंग 11.1.1 डिफ्यूज़न के बारे में। डिफ्यूज़न द्वारा पैसिव मूवमेंट होता है। डिफ्यूज़न सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक या एक सेल से दूसरे सेल में होता है या स्मॉल डिस्टेंस जैसे लीफ के इंटरसेलुलर स्पेस से बाहर भी हो सकता है। डिफ्यूज़न में एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है, एनर्जी खर्च नहीं होती। डिफ्यूज़न में मॉलिक्यूल रैंडम फैशन में मूव करते हैं। सबस्टेंस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाते हैं। डिफ्यूज़न एक स्लो प्रोसेस है। यह लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है। लिक्विड तथा गैसेस में डिफ्यूजन स्पष्ट होता है, जबकि सॉलिड के डिफ्यूजन से सॉलिड में डिफ्यूजन ज़्यादा कॉमन है। लिक्विड तथा गैसेस में डिफ्यूजन स्पष्ट होता है, जबकि सॉलिड के डिफ्यूजन से सॉलिड में डिफ्यूजन ज़्यादा कॉमन है। प्लांट के लिए डिफ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट बॉडी में गैसियस मूवमेंट का एकमात्र मीडियम डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन रेट को प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 11.1.2 फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में। फैसिलिटेड डिफ्यूजन होने के लिए एक ग्रेडियंट का ऑलरेडी प्रेजेंट होना आवश्यक है। डिफ्यूजन की रेट सबस्टेंस की साइज़ पर डिपेंड करती है। स्मॉल सबस्टेंस का डिफ्यूजन फास्ट होता है। मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसी भी सबस्टेंस का डिफ्यूजन उसकी लिपिड की सॉल्युबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसी भी सबस्टेंस का डिफ्यूजन उसकी लिपिड में सॉल्युबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। लिपिड में सॉल्युबल सबस्टेंस मेम्ब्रेन के द्वारा तेज़ी से डिफ्यूज़ होते हैं। जिन सबस्टेंस में हाइड्रोफिलिक मोइटी होती है उसका मेम्ब्रेन के द्वारा पास होना कठिन होता है, अतः उनका मूवमेंट फैसिलिटेड होता है। ऐसे मॉलिक्यूल को क्रॉस कराने के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन स्थान प्रदान करती है। वे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट स्थापित नहीं कर पाते, जबकि मॉलिक्यूल के डिफ्यूज़न के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट निश्चित तौर पर
ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए, भले ही प्रोटीन द्वारा फैसिलिटेट किया गया है। इस प्रोसेस को फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहते हैं। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन के आर पार सब्सटेंस के मूवमेंट में स्पेशल प्रोटीन हेल्प करती है तथा इनमें एटीपी एनर्जी खर्च नहीं होती है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ नहीं हो सकता। लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में एनर्जी की आवश्यकता होती है। ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम तब होता है जब सभी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर का यूज हो, मतलब सैचुरेटेड स्टेट में हो। फैसिलिटेड डिफ्यूजन बहुत ही स्पेसिफिक होता है। अपटेक के लिए यह सेल को सब्सटेंस को सिलेक्ट करने की छूट देता है। यह उन इनहिबिटर के प्रति सेंसिटिव होता है जो प्रोटीन साइड चेन से रिएक्ट करते हैं। मेम्ब्रेन के द्वारा मॉलिक्यूल को पास करने के लिए प्रोटीन मेम्ब्रेन में चैनल बनाती है। कुछ चैनल हमेशा ओपन होते हैं तथा कुछ कंट्रोल्ड किए जा सकते हैं। कुछ चैनल बड़े होते हैं जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल को क्रॉस करने की छूट देते हैं। पोरिन एक प्रकार की प्रोटीन है। पोरिन प्रोटीन प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया तथा कुछ बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में ह्यूज पोर का फॉर्मेशन करती है, जिसके द्वारा स्मॉल प्रोटीन के साइज के मॉलिक्यूल भी पास हो सकें। फिगर 11.1 रिप्रेजेंट करता है कि एक एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बाउंड रहता है और यही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बाद में रोटेट होकर सेल के भीतर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देती है। एग्जाम्पल वाटर चैनल जो 8 डिफरेंट प्रकार के एक्वापोरिन से बने होते हैं। एग्जाम्पल वाटर चैनल जो 8 डिफरेंट टाइप के एक्वापोरिन से बने होते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 11.1.2.1 पैसिव सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट के बारे में। पैसिव सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट कुछ कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन डिफ्यूजन को तभी अलाउ करते हैं जब दो प्रकार के मॉलिक्यूल एक साथ मूव करते हैं। सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट को अभी हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिम्पोर्ट के बारे में। सिम्पोर्ट जब दोनों मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, इसे हम सिम्पोर्ट कहते हैं। एंटीपोर्ट जब दोनों मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसे हम एंटीपोर्ट कहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यूनिपोर्ट के बारे में। यूनिपोर्ट जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंडिपेंडेंट होकर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है तो उसे हम यूनिपोर्ट कहते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 11.1.3 एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल को कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट पंप करने में एनर्जी का यूज़ होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन द्वारा कंप्लीट किया जाता है। अतः मेम्ब्रेन में डिफरेंट प्रोटीन एक्टिव तथा पैसिव दोनों प्रकार के ट्रांसपोर्ट में मेजर रोल प्ले करती है। पंप वह प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस सबस्टेंस को कैरी करने के लिए एनर्जी का यूज़ करती है। ये पंप सबस्टेंस को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। अपहिल ट्रांसपोर्ट का रेट मैक्सिमम तब होता है जब ट्रांसपोर्ट कराने वाले सभी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर का यूज़ हो रहा हो, वह सैचुरेटेड कंडीशन में हो। एंजाइम की तरह कैरियर प्रोटीन भी मेम्ब्रेन से क्रॉस करने वाले सबस्टेंस के प्रति बहुत अधिक स्पेसिफिक होते हैं। ये प्रोटीन उन इनहिबिटर के प्रति सेंसिटिव होते हैं जो प्रोटीन साइड चेन से साथ रिएक्ट करते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 11.1.4 कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस के बारे में। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस मेम्ब्रेन प्रोटीन फैसिलिटेड डिफ्यूजन तथा एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होती हैं, इसलिए यह हाईली सिलेक्टिव होने के सामान्य कैरेक्टरिस्टिक जैसे सैचुरेट होना, इनहिबिटर के प्रति रिस्पॉन्स तथा हार्मोनल रेगुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। डिफ्यूजन चाहे फैसिलिटेड हो या नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है तथा इसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 11.2 प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में। प्लांट वाटर रिलेशन प्लांट की सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए वाटर एसेंशियल है तथा वाटर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर ऐसा मीडियम प्रदान करता है जिसमें ज़्यादातर सबस्टेंस डिजॉल्व हो जाते हैं। सेल का प्रोटोप्लाज्म कुछ और नहीं बल्कि वाटर है, जिसमें विभिन्न मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल डिजॉल्व या सेवरल पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं। वाटरमेलन में 92% वाटर होता है। ज़्यादातर हर्बेसियस प्लांट में लगभग 10 to 15% फ्रेश बेड ड्राई मैटर की तरह होता है। प्लांट में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है। बॉडी पार्ट में रिलेटिवली बहुत कम वाटर होता है, जबकि सॉफ्ट पार्ट में ज़्यादातर वाटर होता है। एक सीड ड्राई दिख सकता है, परंतु फिर भी उसमें वाटर की कुछ मात्रा होती है, अन्यथा यह सीड जीवित नहीं रहेगा तथा रेस्पिरेशन भी नहीं करेगा। टेरेस्ट्रियल प्लांट डेली भारी मात्रा में वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, परंतु लीफ से इसका मैक्सिमम पार्ट एवापोरेशन के द्वारा हवा में लॉस्ट हो जाता है। इसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। एक मैच्योर कॉर्न प्लांट मक्के का पौधा एक दिन में लगभग 3 लीटर वाटर एब्जॉर्ब करता है। एक मस्टर्ड प्लांट सरसों का पौधा लगभग 5 घंटे में अपने वेट के बराबर वाटर एब्जॉर्ब करता है। एग्रीकल्चर तथा नेचुरल इन्वायरमेंट में प्लांट की ग्रोथ तथा प्रोडक्टिविटी के लिए लिमिटिंग फैक्टर जनरली वाटर ही होता है।
अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 11.2.1 वाटर पोटेंशियल के बारे में। वाटर पोटेंशियल प्लांट वाटर रिलेशन को समझने के लिए कुछ स्टैंडर्ड टर्म को समझना आवश्यक है। वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू वाटर के मूवमेंट को समझने का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के दो मेन कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल साई एस एंड प्रेशर पोटेंशियल साई पी। वाटर मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। लिक्विड तथा गैसियस फॉर्म में ये रैंडम मोशन में होते हैं जो रैपिड एंड कांस्टेंट होती है। किसी सिस्टम में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जितनी अधिक होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी या वाटर पोटेंशियल भी उतना अधिक होगा। अतः प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। यदि कोई दो वाटर कंटेनिंग सिस्टम कांटेक्ट में है तो वाटर मॉलिक्यूल के रैंडम मूवमेंट के कारण वाटर का नेट मूवमेंट हाई एनर्जी सिस्टम से लो एनर्जी सिस्टम की ओर होगा। वाटर हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल सिस्टम की ओर मूव करता है। सबस्टेंस के इस तरह के मूवमेंट को डिफ्यूजन कहते हैं। वाटर पोटेंशियल को ग्रीक सिंबल साई से डिनोट किया जाता है तथा इसे पास्कल पीए में एक्सप्रेस किया जाता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर तथा बिना किसी प्रेशर पर प्योर वाटर का पोटेंशियल जीरो होता है। यदि प्योर वाटर में कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व किए जाएं तो सॉल्यूशन में फ्री वाटर की कमी हो जाती है तथा वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, जिससे वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाता है। सभी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर से कम होता है। सॉल्यूट के डिसोल्यूशन के कारण हैं वाटर पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड में जो कमी आ जाती है उसे सॉल्यूट पोटेंशियल साई एस कहते हैं। सॉल्यूट के डिसोल्यूशन के कारण हैं वाटर पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड में जो कमी आ जाती है उसे सॉल्यूट पोटेंशियल साई एस कहते हैं। साई एस सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जितने अधिक होंगे साई एस सॉल्यूट पोटेंशियल उतना कम मोर नेगेटिव होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एक सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है। साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस। यदि सॉल्यूशन या प्योर वाटर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक प्रेशर लगाया जाए तो उसका वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है। यह एक जगह से दूसरी जगह वाटर को पंप करने के इक्विवेलेंट होता है। क्या आप हमारी बॉडी के किसी सिस्टम के बारे में सोच सकते हैं जहां प्रेशर बिल्डअप होता है? जब डिफ्यूजन के कारण प्लांट की सेल में वाटर एंटर करता है तो वह सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर बिल्डअप करता है, जिसके कारण सेल टर्जिड हो जाती है तथा इस प्रोसेस से प्रेशर पोटेंशियल बढ़ जाता है। प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली पॉजिटिव होता है। नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल या टेंशन जाइलम के वाटर कॉलम में होता है जो स्टेम में वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। प्रेशर पोटेंशियल को साई पी से डिनोट करते हैं। सेल के वाटर पोटेंशियल को सॉल्यूट पोटेंशियल तथा प्रेशर पोटेंशियल दोनों ही प्रभावित करते हैं। इनके बीच में रिलेशन होता है साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 11.2.2 ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस प्लांट सेल सेल मेम्ब्रेन तथा सेल वॉल द्वारा घिरी होती है। सेल वॉल वाटर तथा सॉल्यूशन में सबस्टेंस के लिए फ्रीली परमिएबल होती है, अतः सेल वॉल मूवमेंट के लिए बैरियर नहीं होती। प्लांट की सेल में यूजुअली एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है जिसमें वैक्यूलर शेप होता है। वैक्यूलर शेप सेल में सॉलिड पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन करता है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तथा टोनोप्लास्ट दोनों एक साथ मिलकर सेल के अंदर या बाहर मॉलिक्यूल के मूवमेंट को डिटरमाइन करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ऑस्मोसिस शब्द का उपयोग किसी डिफरेंशियल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार वाटर के डिफ्यूजन के लिए किया जाता है। ड्राइविंग फोर्स के रेस्पॉन्स में ऑस्मोसिस सेल्फ प्रोड्यूस होता है। ऑस्मोसिस की नेट डायरेक्शन तथा रेट प्रेशर ग्रेडियंट तथा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है। वाटर अपने हाई केमिकल पोटेंशियल या कॉन्सेंट्रेशन से लो केमिकल पोटेंशियल की ओर तब मूव करता है जब तक कि इक्विलिब्रियम पर ना पहुंच जाए। इक्विलिब्रियम पर दोनों चैम्बर का वाटर पोटेंशियल सेम होना चाहिए। पोटैटो ऑस्मोमीटर, एक पोटैटो ट्यूबल लो और इसमें एक छेद करके कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन डालो। अब इसको पानी में रखा जाता है तो पोटैटो की कैविटी में रखा शुगर सॉल्यूशन वाटर को कलेक्ट कर लेता है। ऐसा ऑस्मोसिस की वजह से होता है। फिगर 11.3 में ए एंड बी नाम के दो चैम्बर में सॉल्यूशन है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेटेड है। क्वेश्चन ए, बी चैम्बर के सॉल्यूशन में लोअर वाटर पोटेंशियल है। बी नंबर, ए चैम्बर के सॉल्यूशन में लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल है। ऑस्मोसिस ए से बी की डायरेक्शन में होगी। बी सॉल्यूशन का सॉल्यूट पोटेंशियल हाई है। इक्विलिब्रियम पर ए चैम्बर का लोअर वाटर पोटेंशियल होगा। यदि एक चैम्बर में साई का वैल्यू -2000 kPa है एंड दूसरे का -1000 kPa है तो ए चैम्बर में साई हाइयर होगा।
आइए एक दूसरे एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करें जहां सुक्रोज सॉल्यूशन को एक फनल में लिया गया है, जिसे एक बीकर से रखे हुए प्योर वाटर से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेट किया गया है। आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को एग से प्राप्त कर सकते हैं। आप एग के कॉर्नर पर एक छोटा सा छेद करके सारा योक और एल्बुमिन को निकाल लें तथा फिर एग के सेल को डाइल्यूट HCl में कुछ घंटे के लिए रख दें। एग सेल डिसॉल्व हो जाएगी तथा इंटैक्ट मेम्ब्रेन प्राप्त हो जाएगी। वाटर फनल में जाता है, जिससे फनल में सॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है तथा यह प्रोसेस तब तक चलती है जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। यदि किसी कारणवश सुक्रोज मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ हो जाए, तब क्या कभी इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी? यदि फनल के ऊपरी भाग पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है तो मेम्ब्रेन के द्वारा फनल में भी वाटर का डिफ्यूजन नहीं होता है। यह प्रेशर जो वाटर के डिफ्यूजन को रोकता है, इसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का फंक्शन है। सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन अधिक होने पर वाटर को डिफ्यूज होने से रोकने के लिए अधिक प्रेशर की आवश्यकता होगी। न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होता है, परंतु साइन अपोजिट होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर होता है, जबकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 11.2.3 प्लाज्मोलिसिस के बारे में। प्लाज्मोलिसिस प्लांट सेल या टिश्यू में वाटर के मूवमेंट के प्रति बिहेवियर उसके आसपास के सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। यदि एक्सटर्नल सॉल्यूशन साइटोप्लाज्म के ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है तो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यदि एक्सटर्नल सॉल्यूशन साइटोप्लाज्म से अधिक डाइल्यूट है तो उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यदि एक्सटर्नल सॉल्यूशन साइटोप्लाज्म से अधिक कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, तथा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है। प्लाज्मोलिसिस जब सेल से वाटर बाहर मूव करता है तब प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ कर सेल वॉल से अलग हो जाती है। यह तब होता है जब किसी सेल या टिश्यू को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है। वाटर पहले साइटोप्लाज्म से बाहर आता है, फिर वैक्यूल से। यह जब सेल से डिफ्यूजन द्वारा वाटर बाहर निकलकर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाता है, तब प्रोटोप्लास्ट श्रिंक होकर सेल वॉल से अलग हो जाता है और ऐसी सेल प्लाज्मोलाइज्ड कहलाती है। सेल के बाहर वाटर का मूवमेंट मेम्ब्रेन के आर पार हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल एरिया में होता है। प्लाज्मोलाइज्ड सेल में सेल वॉल एंड श्रिंकन प्रोटोप्लास्ट के बीच के स्पेस को कौन ऑक्यूपाइड करता है? जब सेल या टिश्यू को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वाटर का नेट फ्लो अंदर या बाहर की ओर नहीं होता है। यदि एक्सटर्नल सॉल्यूशन साइटोप्लाज्म के ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस रखता है तब इसे आइसोटोनिक कहते हैं। जब सेल में वाटर अंदर एंड बाहर समान रूप से फ्लो करता है तो सेल इक्विलिब्रियम में कही जाती है, तब सेल को फ्लैसिड कहा जाता है। प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस जनरली रिवर्सिबल होती है। जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हायर वाटर पोटेंशियल या साइटोप्लाज्म की तुलना में डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखा जाता है, तब वाटर सेल में डिफ्यूज होता है, जिस कारण साइटोप्लाज्म सेल वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर बिल्डअप करता है, जिसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। वाटर की एंट्री के कारण रिजिड वॉल के अगेंस्ट प्रोटोप्लास्ट द्वारा लगाए गए प्रेशर को प्रेशर पोटेंशियल साइपी कहते हैं। सेल वॉल की रिजिडिटी के कारण सेल रप्चर नहीं होती है। टर्गर प्रेशर सेल के इन्लार्जमेंट तथा एक्सटेंशन ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एक फ्लैसिड सेल का प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा? प्लांट के अलावा किस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पाई जाती है? अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 11.2.4 इम्बाइवेशन के बारे में। इम्बाइवेशन एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। जब सॉलिड बोलें तो कॉलॉइड्स द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है तो इस कारण इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इम्बाइवेशन के क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं सीड तथा ड्राई वुड द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन। वुड की स्वेलिंग के कारण उत्पन्न होने वाले प्रेशर का उपयोग प्री हिस्टोरिक में रॉक्स तथा बोल्डर को तोड़ने में करते थे। इम्बाइवेशन प्रेशर की वजह से ही सीडलिंग मिट्टी के बाहर निकलकर ग्रो करते हैं। इम्बाइवेशन भी एक प्रकार का डिफ्यूजन है। इम्बाइवेशन में वाटर का मूवमेंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है। सीड या ऐसे ही अदर मटेरियल में वाटर लगभग नहीं के बराबर होता है, अतः यह ईजिली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इम्बाइवेशन के लिए एब्जॉर्बेंट तथा इम्बाइब्ड लिक्विड के बीच वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट ज़रूरी है। किसी सबस्टेंस के द्वारा किसी लिक्विड को इम्बाइब करने के लिए एड्जॉर्बेंट तथा लिक्विड के बीच अफिनिटी का होना जरूरी है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 11.3 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जिसमें हम हेडिंग हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, एपोप्लास्ट सिस्टम, सिम्प्लास्ट सिस्टम,
वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपायरेशन पुल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अभी इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 11.3 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अर्लियर स्टेज में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, जहां एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने कलर्ड वाटर में वाइट फ्लावर वाली ट्विंग टहनी को डाला होगा तथा कलर चेंज को भी देखा होगा। टहनी के कटे एंड के कुछ घंटों तक सॉल्यूशन में रहने के बाद आपने निश्चित ही उस रीजन को ध्यान से देखा होगा जिसमें से कलर्ड वाटर का मूवमेंट होता है। यह एक्सपेरिमेंट आसानी से रिप्रेजेंट करता है कि वाटर का मूवमेंट वेस्कुलर बंडल जाइलम के द्वारा होता है। प्लांट के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस तक सबस्टेंस का ट्रांसपोर्ट केवल डिफ्यूजन के द्वारा नहीं हो सकता है। डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन में मात्र शॉर्ट डिस्टेंस तक की मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो सकता है। एग्जाम्पल, एक टिपिकल प्लांट सेल अबाउट 50 μm के आर पार मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए लगभग 2.5 सेकंड का टाइम लगता है। क्या आप इस रेट से कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्लांट के अंदर 1 मीटर की डिस्टेंस तय करने में मॉलिक्यूल डिफ्यूजन के द्वारा कितना ईयर लगेंगे? लार्ज तथा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में सबस्टेंस का मूवमेंट लार्ज डिस्टेंस तक होता है। कभी कभी प्रोडक्शन या एब्जॉर्प्शन एवं स्टोरेज की साइट एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, अतः इनके लिए डिफ्यूजन एवं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर्याप्त नहीं है। इसलिए स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जरूरी हो जाता है ताकि सबस्टेंस फास्टर रेट से लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव कर सकें। बॉटल, मिनरल तथा फूड सामान्यतः मास या बल्क फ्लो सिस्टम द्वारा मूव करते हैं। मास या बल्क फ्लो सिस्टम में सबस्टेंस का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट दोनों पॉइंट के बिटवीन प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। मास फ्लो की यह विशेषता है कि इसमें सबस्टेंस सॉल्यूशन हो या सस्पेंशन सेम पेस में फ्लो करते हैं, जैसे बहती नदी का बहाव। लेकिन डिफ्यूजन में डिफरेंट सबस्टेंस अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार स्वतंत्र रूप से मूव करते हैं इंडिपेंडेंटली। बल्क फ्लो को या तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट एग्जांपल गार्डन होस या निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट एग्जांपल सकन थ्रू अ स्ट्रो द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्लांट के कंडक्टिंग या वेस्कुलर टिश्यू के द्वारा सबस्टेंस के बल्क मूवमेंट को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या आपको याद है जब आपने हायर प्लांट की रूट, स्टेम तथा लीफ के क्रॉस सेक्शन को देखा था तथा उसके वेस्कुलर सिस्टम का स्टडी किया था? हायर प्लांट में हाईली स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम मेनली वाटर, मिनरल सॉल्ट, कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन तथा हार्मोन को रूट से प्लांट के एरियल पार्ट तक ट्रांसलोकेट करते हैं। फ्लोएम डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सॉल्यूट को मेनली लीव्स से प्लांट के अदर पार्ट तक ट्रांसलोकेट करते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 11.3.1 हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। प्लांट के लिए अधिकतर पानी का एब्जॉर्प्शन रूट द्वारा होता है, इसलिए सॉइल को पानी दिया जाता है। वाटर तथा मिनरल के एब्जॉर्प्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिकली रूट हेयर्स की होती है। रूट टिप पर लाखों मिलियंस रूट हेयर पाए जाते हैं। रूट हेयर एपिडर्मल सेल के सिलेंडर एक्सपेंशन होते हैं, कमज़ोर एक्सपेंशन होते हैं। रूट हेयर थिन बॉल्ड होते हैं। रूट हेयर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। रूट हेयर की सहायता से डिफ्यूजन के द्वारा वाटर एंड मिनरल सॉल्यूट का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्ब वाटर जड़ों की डीप लेयर तक दो पाथवे द्वारा मूव कर सकता है। दो डिफरेंट पाथवे हैं, एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एपोप्लास्ट पाथवे के बारे में। एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट एडजेसेंट सेल वॉल का सिस्टम है। एपोप्लास्ट रूट में एंडोडर्मिस की कैस्पेरियन स्ट्रिप को छोड़कर पूरे प्लांट में कंटिन्यूअस रहता है। वाटर का एपोप्लास्टिक मूवमेंट विशेष तौर पर इंटरसेलुलर स्पेस तथा सेल की वॉल के द्वारा होता है। एपोप्लास्ट के माध्यम से होने वाला मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं करता है। एपोप्लास्टिक मूवमेंट ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। एपोप्लास्ट वाटर मूवमेंट में बाधक बैरियर नहीं होता है तथा वाटर मूवमेंट मास फ्लो के द्वारा होता है। जैसे ही वाटर इंटरसेलुलर स्पेस या एनवायरनमेंट में एवोपरेट होता है तो एपोप्लास्ट में वाटर की कंटिन्यूअस स्ट्रीम में टेंशन डेवलप होता रहता है। अतः वाटर का मास फ्लो वाटर के एडेसिव तथा कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ के कारण होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं सिम्प्लास्टिक सिस्टम के बारे में। सिम्प्लास्टिक सिस्टम। इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट के सिस्टम को सिम्प्लास्टिक सिस्टम कहते हैं। पड़ोसी सेल, नेबरिंग सेल आपस में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा कनेक्टेड रहती हैं जो प्लाज्मोडेस्मेटा द्वारा एक्सटेंड करती हैं, फैलती हैं। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट के दौरान वाटर सेल के द्वारा ट्रेवल करता है। इनके साइटोप्लाज्म का इंटरसेलुलर मूवमेंट प्लाज्मोडेस्मेटा द्वारा होता है। वाटर सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा
एंटर करता है, इसलिए मूवमेंट रिलेटिवली स्लो होता है। यह मूवमेंट फिर से पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करता है। सिंपलेस्ट मूवमेंट में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सहायता कर सकती है। आप साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हाइड्रोला की लीव्स में देख सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के कारण क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट आसानी से दिखाई पड़ता है। रूट में मोस्टली वाटर का फ्लो एपोप्लास्ट के माध्यम से होता है, क्योंकि कॉर्टिकल सेल लूजली पैक्ड होती हैं, अतः ये वाटर के मूवमेंट में किसी प्रकार का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं करती हैं। कॉर्टेक्स की इनर बाउंड्री वाटर के लिए इम्परवियस होती है, जिसे एंडोडर्मिस कहते हैं, तथा यह इम्परवियस स्वभाव नेचर सुपराइज्ड मैट्रिक्स की वजह से होता है, जिसे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल लेयर को पेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये बॉल रीजन नॉन सुपराइज्ड की ओर चले जाते हैं, जो कि मेम्ब्रेन के द्वारा सेल में जाता है। इसके बाद वाटर सिंपलास्ट के द्वारा मूव करता है तथा जाइलम की सेल तक पहुंचने के लिए पुनः मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। रूट की लेयर्स के द्वारा वाटर का मूवमेंट एंडोडर्मिस में अल्टीमेटली सिंपलास्टिक होता है। वाटर तथा अदर सॉल्यूट को वेस्कुलर सिलेंडर में एंटर कराने का केवल यही एकमात्र रास्ता है। जाइलम के भीतर पहुंचने के बाद वाटर पुनः सेल के बीच तथा उसके द्वारा मूव करने के लिए फ्री हो जाता है। यंग रूट में वाटर सीधे जाइलम वेसल या ट्रैकिड में एंटर करता है। यह नॉन लिविंग कंड्यूट्स पाइप हैं, इसलिए इन्हें एपोप्लास्ट का पार्ट माना जाता है। कुछ पौधों में वाटर तथा मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए एडिशनल स्ट्रक्चर होते हैं। एग्जाम्पल माइकोराइजा, फंगस का रूट सिस्टम के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। फंगल फिलामेंट यंग रूट के अराउंड नेटवर्क बनाते हैं या वह रूट की सेल को पेंट्रेट करते हैं। फंगस आईपी का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जो सॉइल से वाटर तथा मिनरल को बहुत अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो शायद रूट नहीं कर सकती। फंगस रूट को वाटर तथा मिनरल प्रदान करते हैं और बदले में रूट भी माइकोराइजा को शुगर तथा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रदान करते हैं। कुछ प्लांट का माइकोराइजा के साथ ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है। एग्जाम्पल माइकोराइजा के बिना पाइनस के सीड ना तो जर्मिनेट कर सकते हैं और ना ही स्टेबलिश्ड हो सकते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 11.3.2 वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट। वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट। प्लांट सॉइल से वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को वेस्कुलर टिश्यू में कैसे पहुंचाते हैं, वाटर प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक कैसे पहुंचता है, वाटर का यह मूवमेंट एक्टिव है या अभी भी पैसिव है। चूँकि वाटर प्लांट के स्टेम में ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है, तो इसके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 11.3.2.1 रूट प्रेशर के बारे में। रूट प्रेशर। सॉइल के डिफरेंट आयन रूट के वेस्कुलर टिश्यू में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। वाटर इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को फॉलो करता है तथा जाइलम के अंदर प्रेशर बढ़ाता है। यह पॉजिटिव प्रेशर रूट प्रेशर कहलाता है। रूट प्रेशर स्टेम में वाटर को स्मॉल हाइट तक ऊपर भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम कैसे देख सकते हैं कि रूट प्रेशर एग्जिस्ट करता है। एक सॉफ्ट स्टेम का पौधा लें तथा अर्ली मॉर्निंग जब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हो में स्टेम के बेस से हॉरिजॉन्टली कट करें। कटे भाग से सॉल्यूशन ऊज की बूंदें बाहर आने लगती हैं। ऐसा पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से होता है। यदि आप उस कटे स्टेम में एक रबर ट्यूब चढ़ा दें तो आप वास्तव में एक्सुडेट को कलेक्ट कर सकते हैं तथा एक्सुडेशन की रेट को मेजर कर सकते हैं। एक्सुडेट के कंपोजिशन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। रूट प्रेशर के इफेक्ट को नाइट तथा अर्ली मॉर्निंग के समय भी देखा जा सकता है, जब एवापोरेशन कम होता है। रात तथा सुबह जब एवापोरेशन कम होता है तो गिलास ब्लेड की टिप के पास बेन की स्पेशल ओपनिंग तथा कई हर्बेसियस प्लांट की लीव्स के चारों ओर पानी की बूंदें जमा होती हैं। इस तरह लिक्विड के रूप में वाटर का लॉस गटेशन कहलाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट के ओवरऑल प्रोसेस में रूट प्रेशर केवल एक मोडेस्ट हल्का पुश ही प्रदान कर सकता है। टॉल ट्रीज में वाटर के मूवमेंट में इसका कोई मेजर रोल नहीं होता है। रूट प्रेशर का ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जाइलम में वाटर मॉलिक्यूल की कंटिन्यूअस चेन को रीइस्टेब्लिश करना है। यह चेन ट्रांसपायरेशन के द्वारा उत्पन्न हुए टेंशन से टूट जाती है। मेजॉरिटी ऑफ वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में रूट प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है। अधिकतर प्लांट में वाटर की आवश्यकता ट्रांसपायरेशन पुल द्वारा पूरी होती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 11.3.2.2 ट्रांसपायरेशन पुल। प्लांट में हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है। इसके बावजूद जाइलम के द्वारा ऊपर की तरफ पानी का फ्लो काफ़ी हाई रेट से होता है, अप टू 15 मीटर पर आवर। यह मूवमेंट कैसे होता है। प्लांट के द्वारा वाटर ऊपर की ओर पुश किया जाता है या पुल किया जाता है। मोस्टली रिसर्चर सहमत हैं कि प्लांट द्वारा वाटर
पुल किया जाता है तथा इस प्रोसेस का ड्राइविंग फोर्स ट्रांसपायरेशन है। यह वाटर ट्रांसपोर्ट का कोहेशन टेंशन ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल कहलाता है। परंतु यह ट्रांसपायरेशन पुल को जनरेट कौन कर रहा है? प्लांट्स में वाटर ट्रांजिएंट है। लीव्स में पहुंचने वाले वाटर में से 1% से भी कम वाटर फोटोसिंथेसिस तथा प्लांट ग्रोथ में यूज होता है। ज़्यादातर वाटर पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा द्वारा लॉस हो जाता है। वाटर का यह लॉस ट्रांसपायरेशन कहलाता है। आप कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का यूज़ करके लीव से होने वाले वाटर लॉस की स्टडी कर सकते हैं। वाटर एब्जॉर्ब करने पर कोबाल्ट क्लोराइड का रंग बदलता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 11.4 ट्रांसपायरेशन। प्लांट द्वारा वाटर का एवापोरेटिव लॉस होना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ट्रांसपायरेशन मेनली लीव्स में पाए जाने वाले स्टोमेटा के द्वारा होता है। लीव्स में छोटे छोटे पोर होते हैं जिन्हें स्टोमेटा सिंगुलर स्टोमा कहते हैं। ट्रांसपायरेशन के अलावा O2 एंड CO2 का एक्सचेंज भी स्टोमेटा के द्वारा होता है। नॉर्मली स्टोमेटा दिन में ओपन होते हैं तथा नाइट में क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग का कारण गार्ड सेल की टर्जिडिटी में चेंज होना है। प्रत्येक गार्ड सेल की इनर वॉल पोर या स्टोमेटा अपेर्चर की तरफ होती है। प्रत्येक स्टोमेटल अपेर्चर के साइड पर 2 गार्ड सेल पाई जाती हैं। दोनों गार्ड सेल में जब टर्जिडिटी बढ़ती है तो थिन आउटर वॉल बाहर की ओर उभरती है तथा इनर वॉल को क्रीसिएंट शेप में आने को फोर्स करती है। इनर वॉल थिक एंड इलास्टिक होती है। स्टोमेटा की ओपनिंग में गार्ड सेल की सेल वॉल में प्रेजेंस माइक्रोफाइब्रिल के ओरिएंटेशन में भी हेल्प करती है। माइक्रोफाइब्रिल सेलुलोज से बने होते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग आसानी से हो सके इसलिए माइक्रोफाइब्रिल रेडियली ओरिएंटेड होते हैं, ना कि लॉन्गिट्यूडिनली। वाटर लॉस या वाटर स्ट्रेस के कारण जब गार्ड सेल की टर्जिडिटी समाप्त हो जाती है तो इलास्टिक इनर वॉल पुनः अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाती हैं तथा स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। डॉर्सीवेंट्रल ऑफ्टन डाइकोट लीव की निचली सतह में स्टोमेटा की संख्या अधिक होती है, जबकि आइसोबाइलेटरल मोनोकोट लीव के दोनों सतह पर स्टोमेटा की संख्या लगभग बराबर होती है। ट्रांसपायरेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर में आता है टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एक्सेट्रा। प्लांट फैक्टर में आता है स्टोमेटा का नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओपन स्टोमेटा की संख्या का परसेंटेज, प्लांट में वाटर का स्टेटस एंड कैनोपी स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ट्रांसपायरेशन के कारण जाइलम सेप का ऊपर चढ़ना मेनली वाटर की निम्न फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। कोहेशन, एडेशन एंड सरफेस टेंशन। कोहेशन वाटर मॉलिक्यूल के बीच म्यूचुअल अट्रैक्शन। एडेशन पोलर सरफेस जैसे ट्रैकरी एलिमेंट की सरफेस की ओर वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्ट होना। सरफेस टेंशन गैसियस फेज की तुलना वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में एक दूसरे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सरफेस टेंशन गैसियस फेज की तुलना वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में एक दूसरे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 11.5.2 ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आइंस के बारे में। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आइंस जब आइन एक्टिव या पैसिव अपटेक या फिर दोनों प्रोसेस के माध्यम से जाइलम में पहुंच जाते हैं तब उनका ट्रांसपोर्टेशन स्टेम से लेकर प्लांट के सभी भागों तक ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम के द्वारा होता है। मिनरल एलिमेंट के लिए चीप सिंक होते हैं ग्रोइंग रीजन जैसे एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम, यंग लीव्स, डेवलपिंग फ्लावर, फ्रूट, सीड एंड स्टोरेज ऑर्गन। फाइन पेन की एंडिंग पर मिनरल आइन की अनलोडिंग डिफ्यूजन के द्वारा होती है तथा इन सेल के द्वारा एक्टिव अपटेक होता है। मिनरल आइन ओल्डर सेनेसेंस पार्ट में से फ्रिक्वेंटली रिमूवलाइज्ड हो जाते हैं। ओल्डर डाइंग लीव्स अपने ज़्यादातर मिनरल कंटेंट को यंगर लीव्स में एक्सपोर्ट कर देती है। डेसिडियस प्लांट में लीफ के गिरने से पहले मिनरल दूसरे भागों में चले जाते हैं। मोस्ट रेडली मोबिलाइज्ड एलिमेंट फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम है। कुछ एलिमेंट जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं जैसे कैल्शियम ये रीमोबिलाइज्ड नहीं होते हैं। जाइलम एक्सुडेट्स की एनालिसिस यह दर्शाती है कि कुछ नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक आयन के रूप में तथा इसका ज़्यादा भाग ऑर्गेनिक रूप जैसे अमीनो एसिड तथा रिलेटेड कंपाउंड के रूप में ट्रेवल करता है। इसी तरह फॉस्फोरस एवं सल्फर की कुछ मात्रा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में पहुंचती है। इसके अतिरिक्त जाइलम एंड फ्लोएम के बीच कुछ मात्रा में मटेरियल का एक्सचेंज होता है। अतः हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि जाइलम केवल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को ही ट्रांसपोर्ट करता है जबकि फ्लोएम केवल ऑर्गेनिक मिनरल को ही ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि ट्रेडिशनली बिलीव किया जाता था। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 11.6 फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। फूड
प्राइमरली सुक्रोज फ्लोएम के द्वारा सोर्स से सिंक की ओर ट्रांसपोर्ट होता है। सोर्स प्लांट का वह भाग है जहाँ फूड सिंथेसाइज होता है, जैसे लीव। सिंक सिंक प्लांट का वह भाग है जहाँ फूड की आवश्यकता होती है या स्टोर किया जाता है। सोर्स तथा सिंक आपस में एक्सचेंज भी हो सकते हैं, ये सीजन या नीड पर निर्भर करता है। अर्ली स्प्रिंग के दौरान रूट में स्टोर शुगर मोबिलाइज्ड होकर फूड का सोर्स बन जाती है तथा ट्री बड की तरफ चली जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक एपरेचर की ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार रूट एक सोर्स तथा बड एक सिंक की तरह काम करती है। इस प्रकार रूट एक सोर्स एवं बड एक सिंक की तरह काम करती है। चूँकि सोर्स एंड सिंक का रिलेशन वेरिएबल होता है, इसलिए फ्लोएम में मूवमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड या डाउनवर्ड अथवा बाई डायरेक्शनल हो सकती है। जाइलम में मूवमेंट हमेशा यूनिडायरेक्शनल अर्थात अपवर्ड होता है। ट्रांसपायरेशन में वाटर का फ्लो वन वे होता है, परंतु फ्लोएम के शेप में फूड का ट्रांसपोर्ट किसी भी डायरेक्शन में तब तक हो सकता है जब तक सोर्स एंड सिंक की शुगर को यूज, स्टोर या रिमूव करने की क्षमता होती है। फ्लोएम शेप में मेनली वाटर एंड सुक्रोज होता है, परंतु अदर शुगर, हार्मोन तथा अमीनो एसिड भी फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलोकेट होते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 11.6.1 द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस के बारे में। द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। सोर्स से सिंक की ओर शुगर के ट्रांसलोकेशन के लिए एक्सेप्टेड मैकेनिज्म को प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे ही फोटोसिंथेसिस द्वारा सोर्स पर ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है तो यह सुक्रोज डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। शुगर सुक्रोज के रूप में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहले कंपेनियन सेल में तथा उसके बाद लिविंग फ्लोएम सीप ट्यूब सेल में जाती है। सोर्स पर लोडिंग की यह प्रोसेस फ्लोएम में हाइपरटोनिक कंडीशन पैदा कर देती है। एडजेसेंट जाइलम का वाटर ऑस्मोसिस के द्वारा फ्लोएम में चला जाता है। जब फ्लोएम में ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है तो फ्लोएम शेप लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ मूव करेगा। सिंक पर ऑस्मोटिक प्रेशर निश्चित तौर पर रिड्यूस होना चाहिए। एक बार फिर फ्लोएम शेप से सुक्रोज को बाहर करने तथा उन सेल जहां पर शुगर, एनर्जी, स्टार्च या सेलुलोज में चेंज होती है तक ले जाने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। जैसे ही शुगर रिमूव होती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर घटता है तथा वाटर फ्लोएम से बाहर चला जाता है। फ्लोएम में शुगर का मूवमेंट सोर्स से शुरू होता है, जहां एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा शुगर को सीप ट्यूब में लोड किया जाता है। फ्लोएम की यह लोडिंग एक वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट को तैयार करता है, जो फ्लोएम में मास मूवमेंट को आसान बनाता है। फ्लोएम ट्यूब सीप ट्यूब सेल से बना होता है, जो लॉन्ग कॉलम बनाते हैं जिसकी एंड वॉल में पोर होते हैं, जिन्हें सीप प्लेट कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड सीप प्लेट के होल द्वारा गुजरते हैं तथा कंटिन्यूअस फिलामेंट बनाते हैं। जैसे ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लोएम के सीप ट्यूब में बढ़ता है तो प्रेशर फ्लो शुरू हो जाता है तथा फ्लोएम द्वारा शेप मूव करता है। इस बीच सिंक पर आने वाले शुगर को फ्लोएम से बाहर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है तथा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में रिमूव हो जाता है। सॉल्यूट के लॉसेस से फ्लोएम में एक हाई वाटर पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, जिससे वाटर बाहर निकलकर अंत में जाइलम के पास आ जाता है। फूड के ट्रांसपोर्ट में यूज होने वाले टिश्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसे गर्डलिंग कहते हैं। ट्री के ट्रंक तने से बार्क का एक रिंग फ्लोएम लेयर तक सावधानीपूर्वक हटाओ। फूड के डाउनवर्ड मूवमेंट न होने की वजह से कुछ वीक बाद रिंग के ऊपर बार्क का हिस्सा फूल जाता है। यह एक्सपेरिमेंट दर्शाता है कि फ्लोएम फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है तथा यह ट्रांसपोर्ट की एक ही डायरेक्शन में होता है, टूवर्ड द रूट। आसान भाषा में बायोलॉजी के इस चैप्टर को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।